हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल, आईआईटी बीएचयू से। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पार्ट 16 इग्नाइट जेई बैच की। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करी थी, और पिछले दो लेक्चर्स में हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो अभी हम आज समझने वाले हैं। तो तुम हेडिंग डाल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो ये दोनों ही चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, काफी सिमिलर है। बट एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस इनका ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमने डिफाइन किया था वो हमने सिंगल चार्ज का डिफाइन किया था। ठीक है। खैर, हम लाए उसको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही थे कहीं ना कहीं। ठीक है। तो डेफिनेशन लगभग लगभग सिमिलर है। बट वो जो हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन किया था। और ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होती है। एटलीस्ट टू चार्जेस तो होने ही चाहिए। दो या उससे ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं, उनके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने पहले डिफाइन किया था, फिर उससे हम पोटेंशियल पर आए थे। वो डिफरेंस हमने दो चार्ज के लिए किया था, फिर हम उससे पोटेंशियल पर आए थे। बट पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप समझते हैं ये क्या है। बट ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये हमेशा दो या दो से ज्यादा चार्जेस के लिए डिफाइंड होती है, यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड होती है। तो ये तुम लिख भी सकते हो कि इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम का हमारा मतलब क्या है? एटलीस्ट टू चार्जेस, एटलीस्ट टू चार्जेस। तो और देखते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या, हम यहाँ पर भी वही चीज है कि पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सही टर्म है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उसी से निकलेगा। बट पहले हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बस फर्क इतना है ना कि वहां पर हमने क्या बोला था, यूनिट चार्ज को लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है वो होता है पोटेंशियल। बट यहाँ पर हम यूनिट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क करेगी किसी भी एक सिस्टम के लिए, उसका नेगेटिव जो होगा वो तुम्हारा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो उसी तरीके से देखते हैं, एक पहले हम दो चार्ज का सिस्टम लेते हैं, Q1 Q2, जो कि R डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है। तो वही चीज है, ये है चार्ज Q1। ठीक है। इससे R डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 ला के रखना है। इनिशियली हमारे पास केवल Q1 है और ये जगह खाली है। यहाँ पर हमें Q2 को ला के रखना है। ठीक है। जिसको हम इन्फिनिटी से कहीं से तो लेकर के चले आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से कुछ इरेगुलर पाथ से ला सकते हैं और यहाँ पर ला के रख सकते हैं। बट क्योंकि वर्क डन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम वर्क डन जो है क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं बेसिकली। तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट से लेकर के चले आ रहे थे। ठीक है। इस तरीके से तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन किया, डेल्टा यू जो है वो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो अब जैसे अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर बात करें, सपोज एक इंस्टेंट पर ये चार्ज यहाँ था, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा इस Q1 का, वो बेसिकली इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। ठीक है। Q2 E बार। और जो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा, वो इधर लग रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हम पोटेंशियल के टाइम पर भी बात कर चुके हैं। ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मैं इसको W डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकता हूँ। ठीक है। सॉरी, हाँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क है। ठीक है। तो बेसिकली ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही है कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारा एक्सटर्नल एजेंट के वर्क का नेगेटिव का ऑपोजिट है वो। तो हम इसको W डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक कैसे किया है? यहाँ पर हमने ये किया है कि देखो, डेल्टा यू हमने किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइन किया। ये बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए भी तुम लिख सकते हो, बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करेंगे।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो है तुम्हारी क्यू टू ई बार, जो कि जस्ट अपोजिट है एफ एक्सटर्नल के। तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट उल्टे होंगे। जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो तुम्हारा होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पर यूज करी है, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग लिख ही सकते हैं। ये बेसिकली अगर हम एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात करें, तो इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ से बात करेंगे ना, यहाँ से जहाँ से हम लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे, यहाँ से कुछ डी एक्स टाइप का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसके लिए हम बात करेंगे ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा जो वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट है फॉर उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू एक्सटर्नल को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से बेसिकली हम डी एक्स आए, ठीक है, यहाँ से डी एक्स आए, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा पहले तो यहाँ पर ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे इसको 1/4 नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है, और dx हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स का जस्ट अपोजिट है, मतलब माइनस क्यू टू ई कह सकते हो इसको, एफ एक्सटर्नल को, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डी डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख लेंगे। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल करना है, जो कि हमारा डेल्टा यू भी होगा। डेल्टा यू जो होगा हमारा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं dx लिया, तो इसको भी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्योंकि x में ही सारी बात हो रही है ना, इस तरीके से। और लिमिट क्या देंगे, इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, और कहाँ रखा है हमने, r डिस्टेंस पर ला करके रखा है, तो लिमिट इनफाइनाइट से r दे देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u एट r माइनस u एट इनफाइनाइट। फिर वही बात है कि इनफाइनाइट चला रहे हैं, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं, तो ये हो जाएगी जीरो। तो अब हम किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि r डिस्टेंस पर है Q1 से। बेसिकली ये Q1 Q2 वही r के डिस्टेंस पर रखे हैं, उसके लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो इसको करते हैं, तो माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट हम देंगे इनफाइनाइट से r। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे u एज अ फंक्शन ऑफ r, जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, जो हम कर चुके हैं, मतलब पता ही है तुम्हें। तो -1/x लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/x, और इसकी लिमिट हम देंगे इनफाइनाइट से r, तो हो जाएगा -Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस -1/इनफाइनाइट, ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो जाएगा u। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम जो हमने Q1 Q2 है, जो कि r डिस्टेंस पर रखे हैं, वो ये आएगा। और ये हमने कैसे डिफाइन किया है तुमने पूरा देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये किस चीज के लिए हमारा ये निकला है, जो कि है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक Q1 चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर हमने Q2 चार्ज ला करके रखा है। किसी भी टू सिस्टम चार्ज के लिए अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो ना, तो इसी तरीके से किया जाता है कि एक चार्ज को रख दो और दूसरे को इनफाइनाइट से लेकर के आओ वहां पर, और उसके लिए डी डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखो, उससे तुम जो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख लोगे, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो तुम्हारा होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, तो ये अब तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो ये तो था टू चार्ज सिस्टम के लिए। और हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होती है, यानी कि एटलीस्ट टू चार्जेस होने चाहिए, बट टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि अगर टू से ज्यादा चार्जेस है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो हेड ला सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, फॉर डिस्क्रीट पॉइंट लाइक चार्ज। कुछ तो दिक्कत आ रही है यार, क्या हो रहा है, देखते हैं चलो। स्टाइलस में कुछ तो दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है यार। ठीक है, देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो लैग है, चलो कोई नहीं, जाने दो। क्या हो रहा है यार, छोड़ यार, आगे देखते हैं। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस तरीके का सिस्टम है कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, एक चार्ज Q4 है, ऐसे ऐसे ढेर सारे चार्ज है, ये एक चार्ज Qn है। तो ये इस तरीके से चार्जेस रखे हैं, तो अब इस सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखो यार, इसमें बात ये है, इसको ऐसे सोचो कि सबसे पहले कोई एक चार्ज आया होगा, सबसे पहले लेट से Q1 आया, तो उसको लाने में तो कोई पोटेंशियल मतलब वर्क करना ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि किसी और चार्ज का रिपल्शन उसमें था ही नहीं, किसी और चार्ज से का रिपल्शन उसको मिल नहीं रहा था। तो वो तो इनफाइनाइटली मतलब वो तो कहीं पर भी रख सकते थे। सपोज हमने ला के सबसे पहले Q1 को रख दिया, ठीक। अब Q1 को रखने के बाद हम Q2 को लाए, ठीक है। Q2 को लाए तो अभी केवल Q1 रखा था यहाँ पर। तो Q2 को लाने के लिए हमने जो वर्क डन किया होगा वो हम लिखते चलते हैं, ठीक है। तो Q2 को लाने के लिए हमने जो किया होगा वो होगा, है ना, 1 की फील्ड में 2 को लाए, ठीक है। ये वर्क डन हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब क्या हुआ, Q1 Q2 आ गए, इसके बाद अगला हम किसको लाएंगे, Q3 को। तो Q3 को लाने के लिए आपको दो चार्जेस रिपल्शन मिल रहा होगा, जो कि एक है तुम्हारा ये Q1 और दूसरा है तुम्हारा ये Q2, ठीक है। तो अब Q3 को लाने के लिए जो वर्क होगा, ठीक है, वो होगा 1 की फील्ड में 3 को लाना प्लस 2 की फील्ड में 3 को लाना, इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, प्लस, ठीक है। अब Q3 भी आ गया, अब अगला हमारा कौन सा आएगा, Q4। Q4 आएगा तो उसको किस किस का रिपल्शन झेलना पड़ेगा, Q4 आएगा तो उसको किसी का रिपल्शन झेलना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3 तीनों का। तो अब Q4 को लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा, एक तो 1 की फील्ड को अपोज करता हुआ, यानी कि 1 4, प्लस दूसरा होगा तुम्हारा 2 की फील्ड, टू चार्ज 2 की वजह से, तीसरा होगा तुम्हारा W3 4, और ये हो गए 4 के, ठीक है। प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एन चार्ज लाओगे तो उनके लिए सबके लिए ऐसे ऐसे वर्क लिखते चले जाओगे, ठीक है। 1 को लाए, फिर 2 को लाए, फिर 3 को लाए, मतलब कॉन्सेप्ट समझा। सबसे पहले हम Q1 को लाए, Q1 को लाने के लिए कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि कोई और चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो उसको कोई भी रिपल्शन फील ही नहीं होगा, हर जगह पोटेंशियल जीरो ही होगा, तो उसको कहीं भी रख सकते हैं। Q1 को रख दिया, अब उसकी फील्ड में जब 2 को लाओगे तो Q1 से उसको एक रिपल्शन फील होगा, जिसकी वजह से उनके बीच की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हमने इस तरीके से देखा कि 1 की फील्ड में 2 को लाने में जो हमने वर्क किया बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वो। फिर जब 1 और 2 आ गए, अब 3 आएगा, 3 को बेसिकली दो चार्जेस रिपल्शन फील होगा, एक होगा तुम्हारा Q1, एक होगा तुम्हारा चार्ज Q2, और उसमें जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो एक तो 1 की फील्ड के लिए होगा, एक 2 की फील्ड के लिए होगा, तो इस तरीके से तुम लिखोगे। फिर ऐसे ही 4 के लिए एंड 5 के लिए एंड सो ऑन एन एच चार्ज के लिए। तो तुम इसको अब लिख सकते हो, 1 2 का तुम्हारा जो है वो है Q1 Q2 बाय, इसको अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को R12 बोल दूं, ठीक है, बाय R12 प्लस के Q1 Q3 बाय R13, 1 और 3 के बीच का गैप, प्लस के Q2 Q3 बाय R23, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे सबके लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल तुम किसी भी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लिख सकते हो। तुम्हारे सिलेबस में शायद 3 या 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, या उससे ज्यादा भी आए तो कुछ ज्योमेट्री में आएंगे, जिससे तुम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको तुम नोट भी कर सकते हो, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखाई, ठीक है, इसको एक पॉइंट करके नोट कर लो, ठीक है। लिखो, इफ देयर आर
n point like charges, n point like charges जो कि हमने ऊपर देखा, द मतलब हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं Q1, Q2, सो ऑन Qn, ठीक है। एंड सेपरेशन बिटवीन एनी टू चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज, एंड separation between any two charges can be defined as, अरे defined as Rij, I तुम्हारा j से कम है, मतलब वही 1 2 1 3 इस तरीके से है ना, ठीक है। और I j के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब वही 1 का 1 से सेपरेशन तो निकालोगे नहीं, तो यही चीज दिख रहा है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of the system can be written as, of the system can be written as U equal to 1 upon 4 pi epsilon naught sigma I less than j, I not equal to j, q I q j upon r I j, ठीक। इस तरीके से ये सिग्मा नोटेशन, यार देखो मुझे भी इससे पहले बहुत वो लगता था, मतलब मुझे भी समझ नहीं आता था, तो मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया तुम बस ये ध्यान रखो कि 1 के साथ में लाकर के 2 को रख दिया, 3 को रख दिया, 4 को रख दिया, इस तरीके से करते चलेगा एक एक के लिए, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये सिग्मा नोटेशन से मुझे भी डर लगता था, तुम चाहे तो इसको छोड़ सकते हो, बट इससे तुम बच नहीं पाओगे। आईआईटी में आ जाओगे तो वहां पर तो ये तुम्हें बहुत परेशान करेगा, और कहीं गलती से तुमने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली ब्रांच ले ली, तब तो हर सेमेस्टर में हर कोर्सेज तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में ये सिग्मा घुसा होगा। तो इससे तो डर नहीं सकते, बट अभी अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो तुम इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा खुद ही बताओ, ऐसे अगर हम ठीक है, अगर ऐसे Q1 एक क्वेश्चन था मेरा, सपोज ये Q1, Q2, Q3 ऐसे n चार्जेस रखे हैं, तो अगर हम इस तरीके से पेयर जो बना रहे थे ना कि Q1 Q2 के साथ, Q1 Q3 के साथ, Q1 Q4 के साथ, Q1 Qn के साथ, इस तरीके से, और Q2 का पेयर भी बना रहे थे बाकी के साथ, तो Q2 को हम Q1 के साथ तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे अगर हम पेयर बनाए जो हमने पहले भी किया है यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3, 2 का 3, फिर ये इस तरीके से जो हमने पेयर बनाया, तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज पेयर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ चार्ज पेयर, सोचो थोड़ा। खैर इसमें थोड़ा सा पीएनसी लगेगा, और तुमने पीएनसी पढ़ लिया है तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। बेसिकली हमें एन चार्जेस में से कोई दो चार्जेस सेलेक्ट करने हैं, तो हम लिखेंगे NC2, है ना, जो कि होता है तुम्हारा N-1 अपॉन 2। अभी के लिए याद रख सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा तो, बाकी पीएनसी पढ़ा है तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है, एन में से दो सेलेक्ट करने हैं, तो वो हो जाएगा N-1 अपॉन 2। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे तुम्हें और क्लियर होगा। तो इस तरीके से एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, इस पे इस तरीके से चार चार्जेस रखे हैं, Q, इसको मैंने, ठीक है, दूसरा हो गया Q, यहाँ पर हो गया -Q, और यहाँ पर हो गया Q। तो अब लैंग्वेज लिख सकते हो, इन शोन फिगर, इन शोन फिगर देयर आर 4 पॉइंट लाइक चार्जेस, देयर आर 4 पॉइंट लाइक चार्जेस which are situated at 4 different corners of a square, which are situated at 4 different corners of a square, 4 different corners
of a square with side length a, तो स्क्वायर की साइड लेंथ ए गिवन है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर गिवन डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज सिस्टम। देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द एक्सप्रेशन ऑफ potential energy for given discrete point charge system, for given discrete point charge system। तो ट्राई करो पहले खुद से पॉज करके, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। ओह, तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले तो देखो कितने चार्ज पेयर्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज पेयर्स कितने होंगे, ठीक है। तो हो जाएंगे तुम्हारे 4c2, यानी कि 4 × 3/2, यानी कि 6, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो देखो 1/4πε0 तो आ गया तुम्हारा बाहर। अब जो हमने अंदर लिखा था कि क्यू आई जे अपॉन आर आई आर जे वाला जो था, तो सबसे पहले इनको नंबर दे देते हैं। इसको मैंने लेट से 1 बोल दिया, इसको चार्ज 2 बोल दिया, इसको चार्ज 3 बोल दिया, इसको चार्ज 4 बोल दिया। तो अब हम पेयर बनाते हैं, तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q1 Q4/R14। तो 1 के पेयर हमने बना लिए। अब आते हैं Q2 पर, तो Q2 का पेयर बनेगा 1 3 और 4 के साथ, बट 1 वाला तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया ना, जब हमने 1 का 2 के साथ किया था। तो अब यहाँ पे केवल 2 पेयर बचते हैं काउंट करने के, Q2 Q3 और एक Q2 Q4। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24, ठीक है। इसको उस तरीके से भी समझ सकते थे कि 1 रखा था, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, उस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये भी एक और तरीका है, तो मैंने कहा ये भी बता दूं, ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते हैं जब कम चार्जर है। तो ये हो गया तुम्हारा Q2 के पेयर बन गया। अब Q3 की बारी, Q3 का 1 के साथ, 2 के साथ और 4 के साथ बनेगा, जिसमें 1 के साथ हम ऑलरेडी जब हम 1 के पेयर बना रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये हो चुका है। और 2 के पेयर जब बना रहे थे तो हमने ये वाला पेयर भी डिस्कस कर लिया था। तो अब Q3 का केवल Q4 के साथ पेयर बचता है, तो प्लस Q3 Q4 अपॉन R34, ठीक है। अब जरा फोर्थ पर आओ, तो फोर्थ का तो हमने 1 के साथ भी बना लिया, 2 के साथ भी बना लिया और 3 के साथ बना लिया जब इनके हम पेयर डिस्कस कर रहे थे। तो 4 के सारे पेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो और कोई पेयर बचता नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है 6 पेयर बने थे, तो 6 1 2 3 4 5 6 पेयर बन चुके हैं। तो ये अपना डन है, ये हमारा आंसर है। तो अब इसको लिखते हैं, तो 1/4πε0 तुम्हारा बाहर रहेगा। Q1 Q2 सब, Q1 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है Q, बस Q3 की वैल्यू माइनस की, बाकी सारे Q है। तो Q1 Q2 हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर, R12 की वैल्यू है A, क्योंकि ये साइड लेंथ A ही है, ठीक है। तो ये हो गया A प्लस Q1 Q3/R13। तो अब प्लस ये Q1 Q3, तो ये माइनस Q इंटू माइनस Q, यानी माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा पहली बार, तो ये प्लस हटा देते हैं। तो ये लिखे रहो प्लस माइनस Q स्क्वायर अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला जो कि तुम्हारा डायगोनल है, जो कि हो जाएगा A√2, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, डायगोनल A√2 हो जाएगा। ये हो गया A रूट प्लस Q1 Q4/R14 था। तो Q1 और Q4 दोनों Q हैं, और R14 भी A ही है क्योंकि साइड लेंथ A है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q² / A², ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्लस Q2 Q3/R23। तो Q2 Q3, तो ये वही Q और माइनस Q, तो माइनस Q² बनेगा ऊपर, क्योंकि Q3 माइनस Q है, अपॉन डिस्टेंस इनके बीच का
क्योंकि Q2 और Q3 के बीच में ये डिस्टेंस है, तो ये भी तुम्हारा अपना क्या है, ए हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं ए। ये गलती से मैंने ए स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, ए प्लस अब Q2 Q4/R24। तो Q2 Q4 ये दोनों क्यू हैं, Q2 और Q4, और ये हो जाएगा A√2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा Q2/A√2। अब क्या बचता है, Q3 Q4/R34। तो Q3 Q4 तो फिर वही, क्योंकि Q3 माइनस क्यू है, Q4 क्यू है, तो ये हो जाएगा -Q²। और R34 तुम्हारा जो है, जो कि ये वाला डिस्टेंस है, जो कि तुम्हारा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए। तो ये बना तुम्हारा फाइनली। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो Q²/A -Q²/A, Q²/A -Q²/A -Q²/A√2, Q²/A√2, तो सारा कट गया। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो हो जाएगा U = 0। ये तुम्हारा आंसर निकल कर के आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बट उससे पहले की समझ लो। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट या सिस्टम का जो ये हमने अभी लिखना सीखा पोटेंशियल, तो ये तो एक मेथड था। ठीक, तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो मेथड 1 था ये। अभी तो मैं और एक मेथड दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली है तो वही चीज, बट ये समझने कॉन्सेप्चुअली तुम्हें इससे सबसे अच्छा क्लियर होगा, इसलिए सबसे पहले इसको मैंने बता दिया। मेथड 2 थोड़ा सा इजी है, दिमाग थोड़ा सा कम लगेगा इसमें, तो आओ देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है और ऐसे Q1 Q2 एन चार्जेस है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि हर पेयर को तुमने बेसिकली, अगर तुम दो बार, अगर जैसे 1 मिनट जैसे बना ही देता हूँ यार डायग्राम, ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरीके से चार्जेस गिवन है तुम्हें ढेर सारे। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड ये Qn सपोज। ठीक है, इस तरीके से। तो तुम क्या कर रहे थे, पहले Q1 रखा, फिर उसकी फील्ड में Q2 को लाए, तो Q1 की वजह से Q2 पर लिखा, फिर Q1 Q2 दोनों हो गए, फिर Q3 को लाए, जिसपे तुमने Q1 और Q2 दोनों की वजह से लिखा। ठीक है, इस तरीके से तुम पेयर बना बना करके करते चले गए। बट एक चीज तुम और भी कर सकते हो कि सबसे पहले Q1 को उठाया। ठीक है, ठीक है, तो Q1 का Q2 की वजह से लिखा, तो होता है K Q1 Q2/R12। फिर Q1 का Q3 की वजह से लिखा, K Q1 Q3/R13 प्लस एंड सो ऑन NH4 तक तुम लिख गए इस तरीके से, K Q1 Qn/R1n। ये तुमने लिख दिया Q1 की वजह से, Q1 का हर एक के साथ पेयर बना के पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। ठीक, ये हो गया। अब आओ Q2 पर, ये पूरा मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। तो Q2 का भी तुमने आप हर एक के साथ पेयर बनाना शुरू करो। सबसे पहले 1 के साथ बनाओगे, K Q2 Q1/R21 प्लस K Q2 Q3/R23 प्लस एंड सो ऑन प्लस K Q2 Qn/R2n। तो इस तरीके से Q2 के तुमने सबके साथ पेयर बना दिए। तो अब बेसिकली तुम ये देखो, तुमने हर पेयर को 2 बार काउंट किया है। देखो Q1 के साथ Q2 को काउंट किया था, बट Q2 के साथ तुमने Q1 को भी काउंट कर लिया। तो हर पेयर को तुमने बेसिकली 2 बार काउंट कर लिया है। तो इसको हाफ कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ ये वाला, यहाँ से लेकर के फिर ये, फिर ऐसे सो ऑन प्लस इस तरीके से तुम के Q1 Q1/Rn1 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से Qn तक के लिए लिख दोगे, तो ये हो जाएगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। तुमने हर एक की वजह से लिख दी, मतलब Q1 का पेयर बनाया हर एक चार्ज के साथ, फिर Q2 बेसिकली क्या किया है, एक बार फिर से देखो, Q1 का पेयर बनाया हर एक चार्ज के साथ, Q2 का पेयर बनाया हर एक चार्ज के साथ, Qn के पेयर बनाए हर एक चार्ज, Q3 के पेयर बनाए हर एक चार्ज के साथ, और इस तरीके से हर चार्ज को करते करते Qn के पेयर बनाए हर एक चार्ज के साथ। तो हर बार तुमने एक पेयर को, मतलब हर पेयर को तुमने 2 बार काउंट किया। एक जैसे Q1 Q2 का पेयर, तो एक बार Q1 वालों के साथ काउंट किया, एक बार Q2 वालों के साथ काउंट किया। ऐसे ही तुम्हारा Q1 का पेयर है, तो एक बार तुमने Q1 वालों के साथ काउंट किया, Qn वालों के साथ भी काउंट किया। तो हर पेयर को तुमने बेसिकली 2 बार काउंट किया है। तो इसको हाफ कर दोगे तो तुम्हारा हर एक पेयर एक एक बार काउंट हो जाएगा, और वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हो जाएगा एक और तरीका इसको लिखने का, U = 1/2 पहले चार्ज के साथ सारे पेयर, दूसरे चार्ज के साथ सारे पेयर, तीसरे चार्ज के साथ सारे पेयर, एंड NH चार्ज के साथ सारे पेयर, इस तरीके से।
तो ये हो गया मेथड 2। अब एक और चीज है मेथड 3, ये भी लिखो इसके आगे, ये लास्ट है। तो और देखते हैं, ठीक है। तो मेथड 3 क्या है कि जो हमने ऊपर लिखा था ना, बेसिकली इसी की बात है, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो u इक्वल टू हाफ, और इन सब में k कॉमन है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बाहर निकाल लिया। अब क्या बचेगा अंदर, Q1 Q2/R12। जैसे पहले वाले में, पहला वाला जो ब्रैकेट था Q1 वाला, उसमें से Q1 कॉमन ले लूं, तो बनेगा Q2/R12 प्लस Q3/R13 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn/R1n। तो ये बनेगा। प्लस अब Q2 वाले में से, जो ये Q2 की वजह से हमने सारे लिखे थे, ये वाले पेयर्स, इसमें से मैंने Q2 को कॉमन निकाल लिया है, क्योंकि K तो हम पहले निकाल चुके थे। अब मैंने Q2 को बाहर निकाला, तो अब बनेगा तुम्हारा सॉरी Q1/R12 प्लस Q3/R23 प्लस एंड सो ऑन Qn/R2n। ठीक है। अब प्लस एंड सो ऑन प्लस, ऐसे ही तुम Qn के लिए लिख दोगे, और उसके अंदर सारी चीजें इस तरीके से, ये बनेगा तुम्हारा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या लिखा है, अब एक ध्यान से देखो, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर था ही, पड़े रहने दो। Q1, ये जो हमने लिखा है, ये वाली पूरी चीज Q2/R12 प्लस Q3/R13 प्लस Qn/R1n। तो ये क्या, पॉइंट 1 जहां पर ये Q1 रखा था, ये पॉइंट, क्या ये इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं हो जाएगा, Q2/R12, Q3/R13, Q4/R14, Qn/R1n, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं हो जाएगा। मतलब इसको मैं V1 नहीं बोल सकता क्या, 1 पॉइंट का पोटेंशियल। तो इसको सिंपली मैं 1 पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि Q1 V1 बोल सकता हूँ। प्लस ऐसे ही ये वाली जो पूरी चीज है ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगी तुम्हारी 2 पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि V2, क्योंकि 1 की वजह से, 3 की वजह से, एस से वन एन एच की वजह से, बस 2 की वजह से नहीं, क्योंकि 2 तो वहीं पर रखा ही है। ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q2 V2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn Vn। ये वाला तुम बहुत यूज करोगे फॉर्मूला, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये एक और मेथड हो गया, तो ये तुम्हें आप ध्यान रखना है। ठीक है। हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 V1 इंटू Q प्लस Q2 V2 प्लस Qn Vn, इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको ध्यान रखना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से सारे तरीके तुम्हें समझ में आ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं यार, उसको तुम तीनों ही मेथड से ट्राई करो, ठीक है। फिर तुम अपने हिसाब से कमेंट करके जाना कि तुम्हें कौन सा मेथड इनमें से बेस्ट लगा। ठीक है। तो क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको तुम तीनों मेथड से ट्राई करना, ठीक है। फिर इसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस भी हम कोशिश करेंगे तीनों से ही करते हैं, चलो आओ, ताकि तुम्हें एक बार क्लियर ही हो जाए। फिर वही स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर गिवन है। अरे भाई, बन जाना यार, मत करो इतनी मेहनत। हाँ, ये रहा। इस तरीके से एक स्क्वायर गिवन है, ठीक। इसमें क्या क्या रहा है कि इस स्क्वायर की साइड लेंथ है L, और इस पे 4 चार्जेस रखे हैं थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो ए पर पहला चार्ज रखा है Q, बी पर चार्ज रखा है Q, सी पर भी चार्ज रखा है Q, और डी पर भी चार्ज रखा है Q। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तुम्हें बताना है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का। तो आप सारे मेथड से तुम ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं एक एक मेथड से बताता हूँ, ठीक। खैर ये बहुत इजी है, बस इसलिए दिया है ताकि तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तीनों तरीके से तुम लिखना सीख जाओ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, ठीक है। तो वही है, इनको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 नाम दे दिए मैंने इस तरीके से। तो यू जो होगा तुम्हारा हो जाएगा हाफ, सॉरी हाफ नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 का 2 के साथ पेयर बनाओगे तो वो हो जाएगा Q² बाई, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। थोड़ा सा एक आध step, वो Q1 Q2/R12 यानी कि Q² Q1 Q2 1 1 है, बाई R12 तुम्हारा L हो जाएगा Q²/L, प्लस Q1 का Q3 के साथ, तो वही Q² बाई L√2, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच का L√2 है। फिर Q1 का Q4 के साथ हम लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा तुम्हारा Q²/L²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब Q2 का Q1 के साथ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो Q2 का Q3 के साथ लिखेंगे तो वो हो जाएगा Q²/L², सॉरी Q²/L।
प्लस Q2 का Q4 के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई L√2, वही डायगोनल वाला। प्लस अब Q3 का हम बेसिकली Q1 और Q2 के साथ लिख चुके हैं, अब प्लस Q4 के साथ बचता है तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई L। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/4πε0, अंदर जाएगा Q स्क्वायर बाई L, Q स्क्वायर बाई L, Q स्क्वायर बाई L, Q स्क्वायर बाई L, 4Q स्क्वायर बाई L प्लस ये L√2 वाले दो हैं तो 2Q स्क्वायर बाई L√2, Q स्क्वायर बाई L कॉमन बाहर निकाल लो, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 L, अंदर बचेगा तुम्हारा 4 प्लस √2। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेथड 1 से निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, मेथड 2 देखते हैं, ठीक है। मेथड 2 में हमने क्या कहा था कि u इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/4πε0। आप पहले Q1 के सारे के साथ लिखोगे, ठीक है, तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई R12 प्लस वही, ठीक है, Q स्क्वायर बाई L बेसिकली पहला वाला। ये चलो लिख ही देता हूँ एक बार को, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q1 Q4 बाई R14। ये पूरा Q1 वाला ब्रैकेट हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। प्लस Q2 Q1 बाय R21 प्लस एंड सो ऑन, ये Q2 वाला ब्रैकेट होगा, प्लस Q3 वाला ब्रैकेट होगा, प्लस Q4 वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है, इस तरीके से। मैं पूरा नहीं लिख रहा वरना बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2, इनकी 1/8πε0 बाहर लिख लेता हूँ, और अंदर आएगा Q स्क्वायर बाई R12 तुम्हारा L था, प्लस ये वाला Q1 Q3 बाई R13 तुम्हारा हो जाएगा Q1 Q3, है ना, 1 और 3 दोनों चार्जेस तो Q ही है, और 1 3 तुम्हारा हो जाएगा क्या कहते हैं, डायगोनल था बेसिकली, L√2 हो जाएगा, और 1 4 तुम्हारा फिर साइड था तो फिर Q स्क्वायर बाई L हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस ऐसे ही ये Q2 का तुम बनाओगे ना तो इसका भी सेम ही बनेगा इसी तरीके से, Q स्क्वायर बाई L, एक डायगोनली अपोजिट है और दो तुम्हारे बगल बगल है, तुम देख भी सकते हो हर चार्ज के लिए ऐसा ही है। इसके भी एक डायगोनली अपोजिट है और दो बगल बगल है, ठीक है। Q2 के भी एक डायगोनली अपोजिट है और दो बगल बगल है, और मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए डायरेक्टली देख सकते हो। इसके भी एक डायगोनली अपोजिट है और दो बगल बगल है, और इसके भी एक डायगोनली अपोजिट है और दो बगल बगल है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा, तो Q2 वाले के लिए लिखोगे तो भी ये सेम चीज आएगी, ठीक है, यही वाली चीज जो इसके अंदर लिखी है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। और Q3 वाले के लिए लिखोगे तो भी यही आएगी, Q4 वाले के लिए लिखोगे तो भी यही आएगी, तो 4 बार लिखोगे बेसिकली। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया क्या किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ये 4 को मैंने बाहर ले आया, तो ये हो जाएगा 1/2πε0, और अंदर तुम्हारा बचेगा 2Q स्क्वायर बाई L प्लस Q स्क्वायर बाई L√2। तो वही बनेगा भाई से फिर से, ठीक है, देख लो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q स्क्वायर बाई, इसको मैं 4πε0 L लिख देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे 2 से किया तो वही सेम चीज आ गई, ठीक, जो ऊपर आया था वही चीज है। अब मेथड 3 देख लेते हैं एक बार, आखिरी। तो u जो तुम्हारा हो जाएगा हाफ इंटू 1/4πε0, सही 1/4, नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, कि मैंने एक मिनट शायद बताते वक्त ये गड़बड़ कर दी क्या मैंने, थोड़ा सा एक मिनट रुकना, ये नहीं होगा ना यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, हाफ इंटू Q1 V1 यही रहेगा, केवल इतना रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ना, यहाँ तक सही लिखा था अपने, ठीक है, बट जो हमने V1 लिखा है ना, ये बेसिकली होगा Q2/R12, और 4πε0 भी अंदर होगा, Q2/4πε0 R12 ये बनेगा, Q3/4πε0 R13। तो इस तरीके से V1 बनेगा, तो ये 4πε0 अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ये V1 बनेगा। तो ये हम बाहर ले सकते हैं, समझ में आया ना क्या चीज कह रहा हूँ। ये मैं गलती से वहां पे लिख गया था, तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस एंड सो ऑन Qn Vn, इस तरीके से। 4πε0 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हाफ
इनटू में Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, चार ही चार है यहाँ पे, प्लस Q4 V4। ठीक है, तो हाफ, अंदर देखते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखो, V1 V2 V3 V4 है, बेसिकली चार्ज के मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। तो V1 पोटेंशियल लिखने के लिए एक इसके डायगोनली अपोजिट और दो बगल बगल। सिमिलरली V2 के लिए, V3 के लिए, V4 के लिए हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जो V1 का होगा बाकी तीनों की वजह से सेम कॉन्फ़िगरेशन है Q2 के लिए, तो उसका भी सेम ही होगा, ठीक है। और ऐसे ही Q3 का भी सेम ही होगा और Q4 का भी सेम ही होगा। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, तो Q1 का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा Q, तो V1 तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा, V1 जो तुम्हारा बनेगा वो एक बनेगा तुम्हारा ये, हाँ जो V1 बनेगा वो बनेगा, एक बनेगा Q/L, ये एक और बनेगा Q/L, ठीक है। और ये वाला बनेगा Q/L√2, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ Q/L प्लस Q/L√2 प्लस Q/L, ठीक है। और सिमिलरली हर चार्ज के लिए होगा, प्लस Q2 वाला लिखोगे तो Q इंटू में सेम चीज, प्लस उसके लिए लिखोगे सेम चीज, फिर चारों के लिए सेम चीज। तो बेसिकली इसको मैं अगले स्टेप में लिख दे रहा हूँ, हाफ इंटू, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये सारी चीजें चार बार सेम चीज लिखी है, 4Q, अंदर में तुम्हारा आएगा 2Q/L प्लस Q/L√2। और एक चीज मैं करना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। Q1 Q2/L तो लिख दिया, 4πε0 कौन लिखेगा, ठीक है। V1 में यहाँ पे मेरे को 4πε0 भी एक सब जगह लिखना चाहिए था, 4πε0, 4πε0, ठीक है, 4πε0। इस तरीके से उसी 4πε0 को मैं यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, 4πε0 ऐसे, ठीक। ये हो गया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ Q/4πε0, बाहर रखता हूँ, और इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4Q/L प्लस Q√2/L। कि मैंने क्यों किया, ताकि भाई आंसर सेम दिखे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा Q²/4πε0 L 4 + √2। तो यही तुम्हारा बाकी दोनों मेथड से भी आया था, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखो बाकी सब में भी सेम ही आया था, तो बस एक गलती मेरे से वहां पे हो गई थी, तो मैंने अभी ध्यान दिया, ठीक है। इसको अब तुम देख लेना, अगर तुमने पीछे से ही सही किया है तो अभी सही कर लो। तो ये सब यहाँ तक सही लिखा था हमने, बट ये जो हमने V1 लिखा ना, V1 बेसिकली Q2/R12 नहीं, Q2/4πε0 R12 होगा। तो ये 4πε0 सब में अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे V3 जो तुम्हारा होगा, यहाँ पे V3 ने लिखा, V3 जो होगा वो होगा Q3/4πε0 R13, इस तरीके से। तो वो 4πε0 यहाँ पर नहीं होगा, जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, ठीक है। ये हो गया मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज अपने को आज डिस्कस करनी है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लें, फिर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले तो एक फिगर गिवन है, एक मिनट भाई, कुछ तो दिक्कत हो रही है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यार क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, इसको बना लो थोड़ा। ये एक बेसिकली क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये क्यूब गिवन है। अब इसके हर वर्टेक्स पर यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर 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 क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है, ठीक। तो ये है। हम्म। और इस क्यूब की साइड लेंथ है तुम्हारी ए, साइड लेंथ इक्वल टू ए, यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, साइड लेंथ ए है, और ठीक है, ये हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हें बताना है।
तो अब इसमें तुम सारे मेथड करने की कोशिश मत करना, जो तुम्हें बेस्ट लगा उससे करो, ठीक है? वो बस समझाने के लिए था। तो और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो पहले बात तो नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, फिर से होंगे 8c2, यानी कि 8 इंटू 7/2, यानी कि 28। ठीक है, तो अब देखो ये तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पर, किसी एक चार्ज को पकड़ो, जैसे सपोज मैंने इनको नंबर दिया, इसको मैंने Q1 बोल दिया, ठीक है? तो बेसिकली जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा हाफ, मैं तीसरा वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, Q1V1 प्लस Q2V2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Q8V8। ठीक है, तो अब एक चीज और भी है कि हर चार्ज जो है क्या कहते हैं, Q1 Q2 Q3 सारे Q है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q/2 V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन V8 तक। ठीक है, Q को कॉमन निकाल लिया। अब एक चीज तुम ये देखो कि जैसे 1 है, कोई भी एक चार्ज पकड़ो, जैसे 1 वाला चार्ज है, मैंने 1 वाला चार्ज पकड़ा, ठीक? तो इससे मतलब इसके साथ साइड लेंथ की दूरी पर, यानी कि ए डिस्टेंस पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक? तो 3 चार्जेस ए डिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं साइड में यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि ए डिस्टेंस पर 3 चार्जेस हैं, ठीक? फिर इससे डायगोनली अपोजिट, यानी कि a√2 डिस्टेंस पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है? ये भी 3 है, तो a√2 पर भी 3 है, और एक एग्जैक्टली डायगोनली अपोजिट, यानी कि a√3 डिस्टेंस पर, जो कि डायगोनली अपोजिट ये वाला, ये है, एक ही है ये, ठीक है? a√3 डिस्टेंस पर एक है, ठीक? समझ में आ गया होगा। सारे हमने काउंट कर लिए बेसिकली, 3, 1, 2, 3 वो हो गए, 4, 5, सॉरी 1, 2, 3 ये हो गए ए वाले, 4 और 5 और 6, सॉरी 4, 5 और 6 हो गए तुम्हारे, क्या कहते हैं, a√2 वाले मिला के, और ये 7 हुआ। तो टोटल 7 चार्ज और होने चाहिए, 8 टोटल है, तो ये 7 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो सारे हो गए। सिमिलरली अगर तुम इसको पकड़ो, और क्योंकि ये क्यूब ही है, तो इससे भी क्या है, साइड लाइन पर ये 1, 2, 3 है, ठीक है, दिख रहे होंगे। फिर डायगोनल्स पर आओ, तो 1, 2, 3 है, फेस डायगोनल बेसिकली, ठीक है? अब बॉडी डायगोनल पर आओ, वो 1 है। सिमिलरली हर चार्ज का यही है, तुम किसी भी चार्ज को देख लो, उससे 3 चार्जेस ए डिस्टेंस पर हैं, 3 चार्जेस a√2 डिस्टेंस पर हैं, और एक चार्ज तुम्हारा a√3 डिस्टेंस पर है। ये चीज तुम समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? आगे देखो, तो Q/2, तो V1 प्लस V2, तो V1 V2 इस तरीके से अगर मैं केवल सबका पोटेंशियल देखूं, सबके लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, तो ए 3 चार्ज ए डिस्टेंस पर, 3 चार्ज a√2 डिस्टेंस पर, और एक चार्ज a√3 डिस्टेंस पर, ठीक है? तो जो V1 का पोटेंशियल होगा वही V2 का होगा, वही V3 का होगा। ये चीज मैं कह सकता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था स्क्वायर वाले में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, सब सेम डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज रखे हैं। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 सारे एक बराबर होंगे, तो ये 8 है, तो 8V लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 4QV, ठीक है? अब बस V लिखना है, तो किसी एक चार्ज को पकड़ के लिख दो यार। सपोज मैंने 1 वाले को पकड़ लिया, तो 3 मैंने कहा ए डिस्टेंस पर है, तो V को लिखते हैं, 3 अगर ए डिस्टेंस पर है तो वो हो जाएगा 3Q/A, प्लस 3 मैंने कहा a√2 डिस्टेंस पर है, और चार्जेस वही Q मैग्नीट्यूड के ही है, तो 3 a√2 डिस्टेंस पर है, 3Q/A√2, और एक मैंने कहा a√3 डिस्टेंस पर है, a√3 डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगी V की वैल्यू। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 4QV, यानी कि 4Q² और अंदर बनेगा 3/A प्लस 3/A√2 प्लस 1/A√3। तो A भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4Q²/A, अंदर जाएगा 3/3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन कराना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था एक और चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं,
तो वो है तुम्हारा शेल थ्योरम, तो तुम लाइन डाल सकते हो शेल थ्योरम। शेल थ्योरम बेसिकली क्या है, अभी तक हमने पोटेंशियल पिछले क्लास में बेसिकली तुमने देखा होगा, हमने बहुत सारी बॉडीज के पोटेंशियल डिफाइन किया है, रिंग का, डिस्क का वगैरह वगैरह। अब हम वही एक स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसी को हम शेल थ्योरम भी बोलते हैं, तुम लिख सकते हो शेल थ्योरम। ठीक है, ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, एक इस तरीके का स्फेरिकल शेल है। शेल का मतलब समझ रहे हो ना, कि अंदर से खोखला। ठीक है, केवल ये है, इस तरीके से इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरीके से कुछ। तो ये 3D में है, ये अभी तुम्हें शायद रिंग जैसा दिख रहा हो, बट ये 3D में पूरा शेल है। ठीक है, इमेजिन कर लेना। इसको मैं लिख भी देता हूँ, थिन वॉल्ड शेल, थिन वॉल्ड शेल। ठीक, ये चीज है। तो ये हो गया। तो अब हमें इसके लिए पोटेंशियल की बात करनी है, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी कर लेंगे साथ साथ, क्योंकि वो भी हमने उस समय नहीं करी थी। तो इसमें देखो एक पॉइंट सबसे ज्यादा पकड़ने वाला है, कि इस सेल में अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये हमने पहले बात की थी कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर है अंदर इनसाइड 1, और इसको एक पॉइंट 2 तक जाना है जो कि अंदर ही है, किसी भी पाथ से लेके जाओ, ऐसे घुमा घुमा के कहीं से भी ले जाओ, तो V1 तुम्हारा हमेशा V2 के बराबर होगा, और वो होगा V सरफेस के बराबर। ये एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल है, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप या इंक्रीज होगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट नहीं है, मतलब वो आर के साथ वेरी नहीं कर रही है, तो बेसिकली पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारे सरफेस पर, सॉरी, पोटेंशियल जो तुम्हारा सरफेस पर है वही तुम्हारा अंदर के हर पॉइंट पर होगा, पहली चीज। हम्म, ठीक है। क्यों 40 था, इसका रेडियस आर था। ठीक है, ये पहले मैं लिखना भूल गया था। तो ये पॉइंट तुम नोट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी बात हम अलग से करेंगे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी की हम बात कर रहे हैं। तो लिखो, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the outer surface of the shell, on the outer surface of the shell, then there will be no electric field inside the shell. यही है शेल थ्योरम बेसिकली। then there will be no electric field inside the shell, and potential of any 2 points या potential of any point inside the shell is equal to potential of, equal to potential of surface of the shell। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही तुम्हारा अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस शेल पर, इस तरीके से। तो इसको तुम लिख सकते हो कि V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। तो V इनसाइड जो तुम्हारा हो जाएगा, सरफेस पर तुम्हारा क्या पोटेंशियल होगा बेसिकली, ये का सेंटर है, तो सरफेस का पोटेंशियल तुम्हारा होगा, तुम भी देख सकते हो कि Q अपॉन 4πε0R। तो ये हो जाएगा Q अपॉन Q, जो कि पूरा सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 4πε0 R। ये हो जाएगा अंदर के किसी भी पॉइंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगी। दूसरी चीज, एक और चीज है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है।
अब हम बात करते हैं आउटर पॉइंट्स की। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हो, फॉर आउटर पॉइंट्स यानी कि जो आर है वो ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, सपोज इस तरह का कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी, क्योंकि इससे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, इस तरीके का। ठीक है, इस पॉइंट की कैसे लिखेंगे, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आर भी ग्रेटर देन आर लिख दिया हमने। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ शेल, द चार्ज distribution on surface of shell can be treated as point charge। अब ऐसे बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए हम इसको एक पॉइंट चार्ज मान करके और उसकी तरीके से लिख सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज, किसी भी बाहर के पॉइंट के लिए शेल को हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर, और पॉइंट चार्ज कहां पर होगा, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल, सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल, and electric field as well as potential of outer point can be defined as, and electric field as well as potential of, ये V लिखा है, ठीक है, outer points can be defined as, जैसा हम पॉइंट चार्ज के लिए करते थे। तो अब खुद ही लिख लो यार, पहले तो पॉज करके, ठीक है, कि क्या होगा। आर डिस्टेंस पर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी की, वो हम लिखेंगे Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और आर कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, और जो पॉइंट पी का पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा तुम्हारा Q अपॉन 4πε0 आर। तो इन दोनों को बॉक्स कर लो। इस तरीके से हम वीपी और ईपी लिख सकते हैं आउटर पॉइंट के लिए। तो एक बार समराइज कर देता हूं मैं कि क्या था पूरा शेल थ्योरम। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक शेल है, ठीक है, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से कुछ क्यू चार्ज है, ठीक है, जो कि इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने बेसिकली क्या कहा कि इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और पोटेंशियल जो कि सरफेस पर है वही तुम्हारा क्या कहता है हर जगह पर होगा। ठीक, ये हमने कहा। और जो हाँ ठीक है, यही था। तो इसको अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से बोलूँ ग्राफ बनाने को, तो वो भी तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट है ओ, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से वही हम दो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, और दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है क्योंकि वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस का। सॉरी, ये इसको मैं आर लिखना चाहिए था ना, हाँ आर, आर। तो अब देखो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सरफेस जहां पर एंड हो रहा है, ये पॉइंट, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अब ग्राफ देखो, तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम कह रहे थे कि जो सरफेस पर पोटेंशियल है, यानी कि Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर, ठीक है, वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो वही रहेगा हर इनसाइड पॉइंट के लिए। अब इसके आगे ये एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट होता रहेगा। तो स्मॉल आर, यहाँ तक जो तुम्हारा पोटेंशियल था, ये था Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर। अब इसके आगे के लिए ये एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा, जो कि होगा Q अपॉन 4πε0 स्मॉल आर। और स्मॉल आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन कैपिटल आर है, या फिर ये सरफेस पर आर इक्वल टू कैपिटल आर है। तो ये ग्रेटर होगा, तो ये पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता जाएगा, तो ये इस तरीके से जा करके इनफाइनाइट पर, अरे यार ये क्या कर दिया। तो ये इस तरीके से जा करके इनफाइनाइट पर जीरो को टेंड कर जाएगा, इस तरीके से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट से तो जीरो ही है भाई, ये हमने लिख दिया था पहले भी, ये हो गया जीरो।
इसके बाद ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगी, मतलब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू जो कि तुम्हारी हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इसके आगे फिर ये भी इस तरीके से जाकर के इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी जीरो को, ये हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट से आगे के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। तो ये हो गया, बस यही चीज थी, ये पूरा समरी है इसका। ठीक है, जो अभी तक हमने शेल थ्योरम पढ़ा, ये पूरा समरी है इसका। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली शेल थ्योरम भी हमने पूरा पढ़ लिया है। अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो अगला। 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखो टू चार्जेस प्लस Q and minus 3Q are fixed at distance R. Are fixed at distance R. ठीक है, अपार्ट मतलब एक दूसरे से R डिस्टेंस दूर फिक्स है। ठीक, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ जाते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन joining the charges where potential will be zero. Where potential will be zero. तो आओ देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक है Q मैग्नीट्यूड का और दूसरा है -3Q मैग्नीट्यूड का। ठीक है, और ये बेसिकली एक दूसरे से R डिस्टेंस दूर है। तो अब इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस पर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो लाइन ज्वाइनिंग को हम पहले थोड़ा सा डॉटेड लाइन से और एक्सटेंड कर लें दोनों साइड। तो देखो, बीच में एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर, तो पॉइंट बेसिकली तीन जगह हो सकते हैं। ठीक है, एक इस तरह का पॉइंट हो सकता है P पॉइंट इन दोनों के बीच में हो, एक हो सकता है जो इस तरफ हो Q पॉइंट, और एक इस तरफ हो, इसके इस तरफ हो। तो इस तरह के तीन तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर ये P वाले की हम बात करें, सपोज ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इस P पॉइंट के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो पोटेंशियल जीरो करना है, तो Vp हमें जीरो करना है, यानी कि के क्यू बाय एक्स प्लस के इंटू में -3Q बाय R माइनस एक्स, इसको हमें जीरो करना है बेसिकली। ठीक है, तो के तो हटा दो, पॉजिटिव है, खत्म। क्यू भी हटा दो, तो यहाँ से लिख सकते हो 1/x -3/r-x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 3/r-x। तो यहाँ से हम लिखेंगे r-x इक्वल टू 3x, यहाँ से x की वैल्यू r इक्वल टू 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी r/4, और x पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r/4। तो यहाँ से r/4 डिस्टेंस पर हमारा पहला पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये एक पॉइंट तो निकल गया। ठीक, पहला पॉइंट जो P की हम बात कर रहे थे। अब हम Q वाले पॉइंट की बात करते हैं, और Q पॉइंट और Q। ठीक है, तो अब Q सपोज यहाँ से कुछ y डिस्टेंस पर है, इसको मैंने y बोल दिया, तो मैं लिखूंगा के क्यू बाय वाई प्लस के इंटू में -3Q बाय R प्लस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, दिख भी रहा है, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से के कट गया, क्यू चला गया, तो यहाँ से निकलेगा Q/y इज इक्वल टू 3/r प्लस वाई, सॉरी Q/y नहीं 1/y,
ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे r प्लस वाई इक्वल टू 3y। तो यहाँ से आएगा r इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी r/2। तो यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट आएगा, पॉइंट Q, जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो ये दूसरा पॉइंट। अब r पॉइंट की बात करते हैं। ठीक, सपोज यहाँ से कुछ t डिस्टेंस पर ये r पॉइंट है। तो अब हम लिखेंगे k q बाई, ये q से डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस टी हो गया, कि ये तो r था ही, q से r ये था, प्लस t और चले गए, तो q से r प्लस t डिस्टेंस हो गया। तो अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर r पॉइंट्स। तो हम लिखेंगे k q बाय r प्लस टी प्लस के इंटू -3q बाई टी, क्योंकि इस -3q वाले चार्ज से तो टी डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो के से के गया, क्यू से क्यू गया। ठीक है, ये तो खत्म। यहाँ से लिखोगे क्यू बाय आर प्लस टी, भाई क्यू तो जा चुका है, 1/r+t इज इक्वल टू 3/t। तो यहाँ से लिखोगे t इक्वल टू 3r+3t। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी -3r/2, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि t हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये एक डिस्टेंस है। तो ये नहीं। तो इससे क्या पता चला कि इस साइड ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी कि इस 3q के इधर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसपे पोटेंशियल 0 हो। और ये समझ में भी आ रहा है यार, क्योंकि देखो इसकी वजह से होगा KQ/R, KQ बाय डिस्टेंस जो भी इस पॉइंट की होगी, और इसकी वजह से होगा K इंटू -3q/डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा इस डिस्टेंस से तो कम ही रहेगी। ठीक है, तो जो 3q इधर वाले हर एक पॉइंट के लिए जो 3q से डिस्टेंस होगी वो कम होगी कंपेयर टू जो तुम्हारे q से डिस्टेंस होगी। यानी कि 1 अपॉन डिस्टेंस जो होगी वो इसके लिए क्योंकि डिस्टेंस के लिए ज्यादा है, 1 अपॉन डिस्टेंस के लिए कम होगा और इसके लिए ज्यादा होगा। तो नेगेटिव वाला हर जगह ज्यादा ही होगा, और नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा ही है। तो ये हमेशा नेगेटिव, कुछ नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड कोई भी पॉइंट हो उसका रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में इतनी पावर ही नहीं है कि वो इसके नेगेटिव को ओवरकम कर पाए। समझ में आया? बट इस पॉइंट पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से नेगेटिव होगा। बट क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका 1 अपॉन डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू इसका 1 अपॉन डिस्टेंस। तो इस वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसका पोटेंशियल जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इसके नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमें एक क्यू वैल्यू मिली। ठीक है, इतना तो तुम्हें वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये इतने एनालिसिस। अगर नहीं समझ में आया तो लेमैन की तरह तुम तीनों तरफ पॉइंट को कंसीडर कर लो, तो तुम खुद ही देख रहे हो आर वाले का डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है, टी की वैल्यू कुछ नेगेटिव आ रही है, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। तो बेसिकली दो ही पॉइंट्स हैं। तो अब वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? एक ये पी पॉइंट है जो कि r/4 डिस्टेंस से है, और एक ये तुम्हारा क्यू पॉइंट है जो कि इधर से r/2 डिस्टेंस पर है। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पोटेंशियल 0 होगा। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हुँ। हुँ। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हुँ। तो यार बहुत से लोग बोल रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ज़्यादा लाओ। तो यार देखो, मैं अब ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी तुम्हारे ये लेक्चर थ्योरी वाले हो रहे हैं, इसी में मैं अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम कराते रहूँ। बाकी इरोडो वगैरह के स्पेशल लेसन्स तो आते ही रहेंगे। बट क्योंकि अगर तुम्हें केवल प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है तो तुम इन लेक्चर्स को भी देखो, इनमें भी जो क्वेश्चन है वो सारे बहुत अच्छे लेवल के हैं और सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को वो बढ़ाएंगे ही। तो ये सारे क्वेश्चन तुम देख सकते हो जितने भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। अगर तुमने थ्योरी पढ़ रखी तुम केवल क्वेश्चन करके चले जाओ यार वीडियो से, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। बाकी इरोडो के सेशन में धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ थोड़े और बढ़ाऊँ। बाकी सिलेबस भी कंप्लीट करना है यार, तो वो भी करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ 2D स्पेस, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए 2D space is given by
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गिवन है, ई बार इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, then find the potential difference between, then find the potential difference between points, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जो कि ए पॉइंट है तुम्हारा ओरिजिन 0,0 और बी पॉइंट है तुम्हारा 1,1। ठीक, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर मतलब बेसिकली हो जाएगा। तो एक चीज ये है कि देखो हाँ ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, डीडब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा बेसिकली। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो होगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी है ना, ठीक है, ये बोलना चाह रहा था मैं। तो ये हो गया, बट वो तब होता जब ये फील्ड कंजर्वेटिव होती। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है भी या नहीं। ठीक है, अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होगी तो हम उस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, यानी कि चेक करो कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 है भी या नहीं। तो लिखते हैं यार, डेल क्रॉस ई, तो आई कैप जे कैप के कैप, डेल को लिखोगे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई। ये जब मैंने उस समय तुम्हें बताया था ये चीज, तो मैंने शायद इस पे क्वेश्चन नहीं कराया था, तो अब क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। डेल बाई डेल जेड, है ना, इस तरीके से। और ई तुम्हारा क्या है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वाई आई कैप एक्स जे कैप और 0 के कैप, ये हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं। तो इसको खोलो यार, डिटरमिनेंट को, आई कैप के साथ क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ 0, तो 0 ही रहेगा, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स। तो x को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो यानी कि x को कांस्टेंट माना। केवल अगर डेल बाई डेल z कर रहे हैं मतलब x और y को कांस्टेंट मानते हुए हम केवल z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो 0 ही होगा, तो ये भी 0 बनेगा। ठीक, प्लस प्लस नहीं है, माइनस जे कैप होगा, खोल रहे हैं, डिटरमिनेंट खोलना तो आते ही होगा तुम्हें। तो माइनस जे कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0, तो वो 0 ही रहेगा, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ y, तो वो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जो है वो 0 ही रहेगा। अब के कैप के साथ खोलेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं प्लस के कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट तो 1 बनेगा, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई, तो फिर वो भी 1 बनेगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 0 आ गया, तो यानी कि हमारा डेल क्रॉस ई 0 है, यानी कि फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो ये लिख सकते हो डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0, विच मीन्स कि ई बार इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव है तो हम उस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये है मेथड इसको सॉल्व करने का, कि हमने पढ़ा था डीवी जो तुम्हारा होता है वो होता है माइनस ई बार और डी आर बार। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ई बार तुम्हारा क्या है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, डी आर को इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, ये डीवी है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ए और बी पॉइंट्स कौन कौन से थे। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स वाई एक्सेस, तो ए पॉइंट था तुम्हारा 0,0 और बी पॉइंट था तुम्हारा 1,1। तो बी से ए जा रहे हैं बेसिकली, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे चला जाता हूँ। तो इस लाइन की मैं इक्वेशन भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू एक्स है, ये दिख रही होगी, y माइनस वाई वन, वो पॉइंट दो फॉर्मेट से किसी भी फॉर्मेट से लिख सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस c से देख लो, तो इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप 1 दिख ही रहा है, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो बस अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज कर दूं, तो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ यहाँ से dv इक्वल टू माइनस ऑफ
वाई डी एक्स, वाई को मैं वाई इक्वल टू एक्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों किया, ताकि इंटीग्रेशन मेरा हो जाए आराम से। प्लस वाई डी वाई लिख सकता हूँ इसको, वही वाई इक्वल टू एक्स को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इंटीग्रेट करो यार। तो इसको हम बेसिकली बी से ए आ रहे हैं, तो इसको हम देंगे 1,1 से 0,0। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, माइनस रखे रहो, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इस पर लिमिट जो लगेगी तुम्हारी, एक्स की लिमिट कहाँ है 1 से 0, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, इसकी लिमिट क्या है 1 से 0। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तुम्हारा हो जाएगा x² 2 1 से 0, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा y² 2 इंटीग्रेशन, ये तुम्हारा लिमिट 1 से 0। ठीक, तो इसको लिखे रहो माइनस, ये आएगा 0/2 यानी कि 0 -1/2, प्लस ये भी होगा 0 -1/2। तो -1/2 -1/2 -1 बन जाएगा, और -1 को माइनस माइनस ऑफ -1 बनेगा ये बेसिकली। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा वी ए माइनस वी बी की वैल्यू। तो ये तो हो गया एक तरीका, जहां पर तुम्हें इस तरीके से तुमने y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख ली उस पाथ पर, y इक्वल टू x का तुमने यूज कर लिया। बट सपोज कुछ और डिफरेंट पाथ होता है जहां पर तुम इक्वेशन नहीं लिख पाते, कुछ 3-4 मतलब अजीब टाइप का पाथ होता, ठीक है, तो उसको कैसे करते। तो दूसरा मेथड है जो कि थोड़ा सा इजी मेथड है, जो मैंने शायद डिस्कस कर, जब हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी मैंने बताया था, तो उसको देख लो एक बार। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि ये है, ठीक है, जब कुछ समझ में ना आए ना, कि कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, तो हमें मतलब बेसिकली ए पॉइंट पर जाना है जो कि है 0,0, कहाँ से, बी पॉइंट से जो कि है तुम्हारा 1,1। और जो हमने अभी तक वी ए माइनस वी बी लिखा था ऊपर, वो था माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अभी लिमिट नहीं लगाई, ठीक है, इस तरीके से ये लिखा था हमने, है ना। या फिर चलो इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार, तो इसको डीवी करके ही लिखता हूँ, ठीक है। तो डीवी इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ये तो देखा था ना तुमने, प्लस एक्स डी वाई जो हमने ऊपर लिखा था, ये था। तो अब कुछ समझ में नहीं आया, जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन थी, वो कुछ और होता है, या अभी तुम्हें नहीं समझ में आया, तो इसको क्या करो, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पहले केवल एक्स में चलो, फिर केवल वाई में चलो, फिर केवल जेड में चलो, ऐसा भी कर सकते हो अलग अलग। तो इस पाथ से ना जाकर के मैं इसको इस पाथ से ले जाता हूँ। पहले मैं बी से सी आता हूँ, पॉइंट सी, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 1,0, और फिर इस सी से मैं ए पे चला जाऊंगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब जो है, मैं पहले ए से, सॉरी बी से सी आता हूँ, फिर वहां से मैं सी से ए चला जाऊंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इस बी से सी वाले पाथ के लिए लिखते हैं, तो वी बी माइनस वी सी तुम्हारा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अब लिमिट क्या क्या दोगे, तो dx की लिमिट जो तुम्हारी होगी, क्योंकि x में कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तुम केवल y में आए हो, तो ये dx तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो इंटीग्रेशन ही खत्म हो गया। अब dy की लिमिट क्या दोगे, सॉरी y की लिमिट क्या से कहाँ आए हो, b से c में 1 से 0 आए हो, तो 1 से 0 लिखोगे। और इस पूरे प्रोसेस के लिए, यहाँ वाले इस पूरे प्रोसेस के लिए जो तुम्हारी x की वैल्यू है, क्या वो पूरे टाइम 1 नहीं है, 1 है ना। तो इसको सिंपली तुम लिख सकते हो, यहाँ से इसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, क्योंकि 1 हो गया वो, और 1 से 0, तो ये बनेगा माइनस वाई 1 से 0, ये बन जाएगा 1 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी सी तुम्हारा 1 वोल्ट बन गया। अब हम सी से ए आएंगे, ठीक है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ ये। तो हम लिखेंगे बेसिकली वी सी, सॉरी वी सी है, सॉरी ये वी सी माइनस वी बी था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी वी सी माइनस वी बी था, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, क्योंकि फाइनली सी पर गए ना। अब हम सी से ए आएंगे, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वही इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स माइनस के साथ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, वे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इस वाले मोशन के लिए, जो मतलब सॉरी ये जो हम यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक है, इसके लिए
तुम्हारा केवल x में चेंज हुआ है, y में चेंज नहीं हुआ है। तो ये dy वाला इंटीग्रेशन तो खत्म ही हो गया भाई, क्योंकि dy 0 है। ये इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अब बचा केवल ये वाला इंटीग्रेशन। इस पूरे की प्रोसेस के लिए क्या y 0 नहीं है? ये देखो, पूरे पार्ट के लिए y 0 है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा ना, तो ये 0 हो गया। तो va माइनस vc तुम्हारा 0 हो गया। तो va माइनस vb जो तुम्हारा, जो हमें फाइनली चाहिए था, वो है तुम्हारा va माइनस vc प्लस, मतलब दोनों पार्ट को ऐड कर दो, तो vc माइनस vb। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि va माइनस vb तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 1। तो ये एक और मेथड है। ये मेथड तुम्हें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पे काम आएगा, जहां पर तुम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं दे सकते। बाकी इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए वही मेथड अच्छा था कि y इक्वल टू x दिख गया तो तुम ये थोड़ा सा जल्दी कर लिया तुमने क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर ये नहीं दिखता, कुछ और 3D में दे सकता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते, 3D वीडी वगैरह में दे देता, तो पहले एक डायरेक्शन में चलो, जैसे पहले केवल तुम y में चले, फिर तुम केवल x में चले, ठीक है। और अगर कुछ जेड में भी होता तो पहले तुम वाई में चलते, फिर एक्स में चलते, फिर जेड में चलते, या तुम्हारा मन भाई किधर भी पहले चल लो, बट कोई एक डायरेक्शन में पहले चलो, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर तीसरी डायरेक्शन में, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भाई तुमने देखा कि जो है भाई, एक बार तुम्हारा dx 0 हो गया, अगले वाले में तुम्हारा dy 0 हो गया। जब dx 0 हो गया तो x भी एक कांस्टेंट आ गया इस पूरे पाथ के लिए, क्योंकि तुम x में तो मूव किए ही नहीं हो, वो वैल्यू तुमने यहाँ पर रख दी, तो इस तरीके से तुमने ये लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा dy 0 हो गया, और y तुम्हारे पूरी 0 था ही, तो ये तुम्हारे इस तरीके से आ गया, फिर तुमने दोनों को ऐड कर दिया, तो फाइनली तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है। अब कोई क्वेश्चन बचता है क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है। नहीं यार, ये वैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो तुम्हें इस तरह का एक स्क्वायर दिया है। अब तो ये वाले क्वेश्चन तुमने कई कर लिए, ठीक है। इसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसके चार वर्टिसेस हैं, ये A B C D। तो A पर एक चार्ज रखा है -2q, B पर एक चार्ज रखा है -q, सॉरी q रख लेते हैं, q रखा है। C पर एक चार्ज रखा है तुम्हारा +2q, और D पर एक चार्ज रखा है q, ठीक है। तो अब तुम्हें पहली चीज बतानी है, सर ये -q ही है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly move to slowly move -q charge to infinity, to slowly move -q charge to infinity या to infinite distance, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा पार्ट है कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू बी डन to separate all charges from one another, to separate all charges from one another, to separate all charges from each other, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार तुम इसको अपने आप से ट्राई करो, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली मूव चार्ज -q टू इनफाइनाइट। तो वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज जो तुम्हारा -q इंटू वी फाइनल, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल माइनस वी इनिशियल। जब इनफाइनाइट पर ले जाओगे तो वी फाइनल तो 0 ही हो जाएगा, और वी इनिशियल तुम लिख लो -q चार्ज पर। तो एक है इसकी वजह से -2q की वजह से, तो वो हो जाएगा -2q/L,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, बेसिकली ऐसा लिखो, ठीक है। फिर इसकी वजह से होगा 2q की प्लस 2q की वजह से, तो लिख सकते हो प्लस 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और एक इसकी वजह से होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रूट, तीसरे वाले चार्ज की वजह से, प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रूट 2, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। वो एल रूट 2 लिखा है, मैं नीचे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस क्यू इंटू में माइनस क्यू, क्योंकि ये वाले कट जाएंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रूट 2, हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रूट, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ये कैलकुलेट द वर्क नीडेड टू बी डन टू सेपरेट ऑल चार्जेस फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट ऑल चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ये तुमने वहां पे भी देखा था कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल या तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यू फाइनल जब सारे एक दूसरे से अलग हो गए, तब यू फाइनल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। यू इनिशियल अभी लिख लो, तो ठीक है, यू इनिशियल लिखते हैं अब, ठीक है। तो अभी इनिशियली क्या है, तो कैसे लिखूं, तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और हर पेयर को डबल काउंट कर लेता हूँ, वही कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिख सकता हूँ ए की वजह से ये, चलो मैं वो वाला मेथड ज्यादा पसंद है, तुम किसी भी मेथड से लिखो। मैं पहले 1 का पेयर बना लेता हूँ, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ और इसको 4 बोल रहा हूँ। तो 1 के पेयर बना लेता हूँ। तो 1 का पेयर बनेगा माइनस, पहले 1 का 2 के साथ, ये बनेगा माइनस 2q इंटू माइनस क्यू, यानी कि 2q स्क्वायर बाई एल, 2q स्क्वायर बाई एल, प्लस अगला बनेगा इसका प्लस 2q के साथ, तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो माइनस 4q स्क्वायर बन जाएगा, दिख भी रहा है इसका और इसका, माइनस 4q स्क्वायर बाई एल रूट 2 डिस्टेंस है, तो माइनस 4q स्क्वायर बाई एल रूट 2, प्लस इसका अब इसके साथ बनेगा 1 और 4 का, तो ये बनेगा माइनस प्लस माइनस का, तो माइनस 2q स्क्वायर बाई एल, ठीक है, माइनस 2q स्क्वायर बाई एल, ठीक है, प्लस अब 2 का 1 के साथ बन ही चुका है, 2 का 3 के साथ बनाते हैं, तो माइनस 2q स्क्वायर बाई एल, प्लस 2 का 4 के साथ बनाएंगे तो माइनस क्यू और क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर बाई एल रूट 2, प्लस अब 3 का 1 और 2 के साथ बन ही चुका है, 4 के साथ बनाएंगे, प्लस 2q स्क्वायर बाई एल, और सारे पेयर बन चुका है, क्योंकि 4 का तो अब सबके साथ ऑलरेडी बन ही चुका था, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था आज के। तो ये हो गया इस तरीके से। तो इसको लिख लेते हैं, यू इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ कट आ रहा है क्या, देखो पहले क्यू स्क्वायर बाई एल की बात करते हैं, तो 2q स्क्वायर बाई एल माइनस 2q स्क्वायर बाई एल, ये तो गया, और ये 2q स्क्वायर बाई एल माइनस 2q स्क्वायर बाई एल, ये भी गया। अब बचेगा केवल माइनस 4q स्क्वायर बाई एल रूट 2 माइनस q स्क्वायर बाई एल रूट 2, तो माइनस 5q स्क्वायर बाई एल रूट 2, तो ये बन गया तुम्हारा यू इनिशियल। तो वर्क डन जो हमारा था वो था 0 माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल रूट 2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो तुम्हारा हो जाएगा इस चीज में, वो हो जाएगा 5q स्क्वायर अपॉन 4 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है यार, आज यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने काफी चीजें कर ली। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए और शेल थ्योरम किया। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने आज बताया तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता भी है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या डाउट था, और हाँ साथ में टाइम मेंशन कर देना कि किस टाइम पर तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और तुमने इससे कुछ सीखा होगा। तो अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो डन कमेंट करके जाना। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।